हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो 44th चैप्टर है, जिसमें हम स्टेट सब मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था यूपीएससी के बारे में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट आपको 14 देखने को मिलेगा और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक के जो आर्टिकल मेंशन है वो किसके बारे में बात करता है? यूपीएससी के कंपोजिशन, यानी कि यूपीएससी के कंपोजिशंस के बारे में। उसके बाद कंपोजिशंस के बाद हो गया रिमूवल, अपॉइंटमेंट के बारे में बात कहता है, यानी कि मेंशन है। इसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी आपका क्या है, एक सेंट्रल बॉडी थी, यानी कि यूपीएससी हमारा क्या है, सेंट्रल लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसी तरीके से अगर हम यूपीएससी के पैरेलल में बात करें तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपको हर एक स्टेट में आपको क्या है, देखने को मिलेगा। और सेम आर्टिकल, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, 315 से लेकर के 323 तक जो आर्टिकल मेंशन है वो पैरेलल सिमिलर आपको किसके लिए भी देखने को मिलेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए देखने को मिलेगा। जिसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनका टेन्योर क्या रहता है, क्या वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं, उनके रिमूवल यानी कि रेजिग्नेशन, और किस कंडीशंस में उनको रिमूव किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हमने यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि जो हमारा चैप्टर 43 था, मैंने कहा था कि चैप्टर 43 और 44 दोनों को एक ही में कवर कर लेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो रही थी, तो इसीलिए हमने क्या है, लेक्चर 1 में यूपीएससी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी जो आपका लेक्चर 2 चलेगा इसमें हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि सेंट्रल लेवल पे जिस तरीके से आईएएस या आईपीएस जैसे ऑफिसर का सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद इनका सिलेक्शन होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स सेलेक्ट करने के लिए यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है सेंट्रल लेवल पे। सिमिलर उसी तरीके से हर एक स्टेट अपने स्टेट के अंदर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है कुछ ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने के लिए। जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जो आदमी है, व्यक्ति है, वो अगर यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो वो एक तरीके से सेंट्रल के अंदर में काम करेगा किसी भी स्टेट के लिए। अगर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके सर्विस दे रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर में बैठ करके वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज देगा। तो यूपीएससी आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलेगी। अगर हम एसपीएससी की बात करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ पे, स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। यानी कि हर एक स्टेट का आपको क्या है, अपना एसपीएससी देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यूपी की बात कर ले, उत्तर प्रदेश का, तो आपको उत्तर प्रदेश का अपना क्या है, यूपीपीएससी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड से हैं तो जीएचपीएससी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप केरला से हैं तो केपीएससी आपको देखने को मिल जाएगा। जिस स्टेट से भी आप, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी। तो हर एक स्टेट का अपना क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो लोग हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, तो जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो नियुक्त मेंबर्स की जो नियुक्ति की जाती है। देखिए, इसमें हम हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये सिर्फ हर एक स्टेट के लिए सिमिलर होगा, ठीक है।
तो देखिए अगर हम एसपीए यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन की बात करते हैं, चेयरपर्सन जिस तरीके से आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा उसी तरीके से क्या है स्टेट लेवल पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं तो उसके भी आपको कुछ मेंबर देखने को मिलेगा, यानी कि जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। बस फर्क इतना याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो मेंबर्स अपॉइंटमेंट किए जाते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट पे जो मेंबर की जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं चेयरपर्सन के साथ जो भी कुछ अदर मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो किया जाता है गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। देखिए अगर हम इनकी टेनवर की बात करते हैं, टर्म के, या आप इसको हिंदी में कह लो कार्यकाल, तो देखिए हमने यूपीएससी में क्या हमने डिस्कस किया था, या तो वो 6 साल की सर्विस देगा, 6 साल तक, यानी कि 6 ईयर तक, या उसकी एज कितनी होनी चाहिए 65 तक, 65 एज तक की वो क्या करेगा अपनी सर्विस देगा। अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो भी सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉरी 62, मैंने 65 क्या रखा था तो ये हो जाएगा 62। तो अगर फिर वही पे बात करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो या तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, या तो वो 62 साल उसकी, या तो वो 62 ईयर तक वो अपनी क्या करेगा सर्विस देगा जो भी पहले पद पर रहते हैं, या 6 साल तक। जो सिमिलर आपको क्या है सिविल सर्विस एग्जाम में देखने को मिलेगा वही चीज आपको स्टेट के लिए भी देखने को मिलेगा, या तो वो अपने 6 साल तक सर्विस देगा या वो 62 के एज तक में वो क्या करेगा सर्विस देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, इसकी नियुक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नियुक्ति की जाती है एज अ चेयरपर्सन। अगर उसकी एज क्या है, मान लीजिए 59 है, तो वो अपनी सर्विस कितनी एज तक देगा, मात्र 62 ईयर तक देगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा। या मान लीजिए इसकी एज कितनी है 55 है, तो वो अपनी सर्विस कितने साल तक देगा, 6 साल तक में वो देगा। आप इस तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो टेनवर में अगर पूछता है तो या उसकी वो 6 साल तक अपनी सर्विस देगा, या वो 62 ईयर तक वो क्या करेगा 62 एज की ईयर तक में क्या करेगा वो अपनी सर्विस देगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इनकी दोबारा से री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके से हमने सिविल सर्विस में डिस्कस किया था कि भाई यूपीएससी के चेयरपर्सन या अदर मेंबर्स के लिए जो एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है उसको री अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, ठीक सिमिलर उसी तरीके से जो एक बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष यानी कि जो चेयरपर्सन है या कोई अदर मेंबर्स है बन जाता है तो उसे दोबारा री अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो उनकी जगह पे कौन निकल को किसी फिर क्या किया जाता है, किसी दूसरे मेंबर को क्या है री अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन की यानी कि त्याग पत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब हमने बात किया था यानी कि यूपीएससी के बारे में जब हमने बात किया था डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो जो अपना रिजिग्नेशन देंगे जो अदर में पर वो किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे। सिमिलर उसी तरीके से आपको क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में देखने को मिलेगा, वो जो अपना रेजिग्नेशन है यानी कि वो जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, गवर्नर को देगा। सीधा सीधे वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर को देगा। अब देखिए अगर हम रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल यानी कि उनको जो हटाया जाता है या निलंबन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि जो आपका एसपीएससी है तो उसके जो चेयरपर्सन होते हैं या अदर जो मेंबर्स होते हैं भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। अगर हम स्टेट के गवर्नर की बात करते हैं या किसी भी सदस्य की बात करते हैं, अन्य सदस्य की बात करते हैं तो उनका जो टेनवर है यानी कि जो अगर उनको रिमूव किया जाता है तो जिसके संबंध में क्या है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है निर्देश दिया जाएगा।
सदस्य को हटाने की शर्तें वही हैं जो आपको क्या है यूपीएससी के समान आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से यूपीएससी के मेंबर को हटाने की बात मतलब जो प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो शर्तें देखने को मिलेगा, सिमिलरली वही शर्त किसके लिए है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसमें जो सर्विस होते हैं उनके यानी कि जो सर्विस शर्त होते हैं जिसे हम सेवा शर्तें भी कहते हैं, तो देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में क्या है कि जो गवर्नर होता है वही क्या करता है, उसके जो अगर बात करते हैं जो ड्यूटी है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। जो यूपीएससी के मामले में हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो ड्यूटी फॉलो किया जाता है, सिमिलर उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन फॉलो करता है, गवर्नर करता है, गवर्नर करता है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं जो पावर है, पावर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की जो सेवा शर्तें हैं कि उनकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन, चेंज या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, सिमिलर जैसे आपको यूपीएससी के केस में देखने को मिला था। फिर अगर हम खर्च की बात करते हैं या उन्हें जो रेवेन्यू दिए जाते हैं, सैलरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो खर्च दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो स्टेट की जो आपको देखने को मिलेगा संचित निधि पर क्या हुआ भारित आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये समझिए जो स्टेट के जो यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो खर्च किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्टेट कॉन्सुलेटेड फंड से। अब देखिए आगे बात करते हैं। फिर देखिए रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने यूपीएससी के बारे में भी बात किया था, तो वहां पे भी आपको क्या है एक रिपोर्ट देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से यूपीएससी क्या करता है, प्रेसिडेंट के सामने अपने कार्यकाल का यानी कि अपने काम का क्या करता है, एक रिपोर्ट पेश करता है। सिमिलर वही चीज आपको क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी देखने को मिलेगा, वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है किसके पास, तो गवर्नर के पास। सेम चीज यही देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये समझिए कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका जो काम होता है, कार्य होता है, जो भी उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है उनके वर्क की, उनकी जो उनके द्वारा जो काम है कार्य की, तो वो किसको करते हैं, गवर्नर को वो प्रेजेंट करते हैं यानी कि सबमिट करते हैं। जिन मामलों में क्या है जो आयोग की सलाह क्या है मान्य होगी या नहीं भी होगी। सिमिलर वही केस आपको देखने को मिलेगा जो सिविल यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में देखने को मिला था। अगर हम लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि राज्य विधानमंडल, तो उन्हें उसमें जो भी सजेशंस दिया जाता है वो डिपेंड करता है, वो उसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर बात करते हैं किसके बारे में, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो देखिए अगर हम इनकी पुनः नियुक्ति की बात करते हैं, अगर हम यूपीएससी के चेयरपर्सन की बात करते हैं, तो भारत सरकार यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या किसी राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर क्या करते हैं, वो काम करते हैं। यानी कि आप ये समझिए जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके आएगा वो किसके, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में बैठ के क्या करेगा, काम करेगा। ये चीज याद रखिएगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं यानी कि एसपीजी के अध्यक्ष हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी जो अन्य अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या अन्य जो भी मेंबर्स होते हैं, अदर्स मेंबर्स होते हैं, तो उनकी जो नियुक्ति के पात्र क्या होंगे, वो होंगे। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए वो पात्र नहीं होंगे। मतलब आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए वो
एज अ चेयर पर्सन यूपीएससी के या अदर मेंबर्स के लिए या चेयरपर्सन ऑफ एसपीसी, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए काम करेंगे, वो अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, अदर पोस्ट के लिए वो काम नहीं करेंगे। जो भी अदर, फिर वही चीज आपको क्या अदर सदस्य के भी रूप में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो यूपीएससी के अदर मेंबर्स होते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस के जो अदर मेंबर्स होते हैं, उनके अगर हम अध्यक्ष के रूप में बात करें तो नियुक्ति का पात्र वो हो सकते हैं। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के हेतु पात्र वो नहीं होंगे। मतलब वही समझिए कि वो जो मेंबर्स हैं वो अदर एम्प्लॉय के लिए वो काम नहीं करेंगे। अगर बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो देखिए सबसे पहला काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना। एग्जाम, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की बात करते हैं तो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें से आपको आईएएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये होगा आपका सेंट्रल लेवल पे। अगर हम वही चीज स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे भी क्या काम, पहला काम क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट कराना। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो यूपीएससी का जो आपको जो काम होता है वो राज्य के अनेक अनुरोध पर भी वो क्या करता है, अपनी सेवाएं करता है, संयुक्त भर्ती योजना वो तैयार करता है और उसको संचालन करने में क्या करता है, उसको रन करने के लिए, चलने के लिए हेल्प करता है, जिसके लिए विशेष योग्यताएं वाले उम्मीदवारों यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। पब्लिक यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो साथ में क्या है, परामर्श जो यानी कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, कुछ निम्नलिखित मामलों पर क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श करती है। जैसे कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु जो भी वैकेंसी है उसको तैयार करने से संबंधित मामले पे, या जो कैंडिडेट है उसकी उपयोगिता के आधार पर जो सिविल सर्विस है और जो पदों की जो यानी कि जो पोस्ट की जो अपॉइंटमेंट करने के लिए या हम सेवा से दूसरी सेवा से क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, इस मामले में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो यूपीएससी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार करते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन जो भी सर्विसेज होती है, जो व्यक्ति सर्विस दे रहा होता है को प्रभावित करने के संबंध में हो सकता क्या है, अनुशासनात्मक मामले पर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा क्या उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर क्या है, सलाह दे। तो ये कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के विचार विमर्श करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350 से लेकर यानी कि 315 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, दो या दो से अधिक राज्य को आपसी कॉरपोरेशंस के द्वारा सहमति से क्या है, राज्य के उन समूह के लिए एक सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बनाया जा सकता है। तभी संसद कानून के द्वारा नियुक्त जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में JSP, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या है, गठन किया गया है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो संकल्प को प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा क्या है, पारित किया जाना क्या हो जाएगा, आवश्यक होगा। अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं, यहाँ पे हम ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 316 में कहा गया है कि जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है के जो अध्यक्ष है यानी कि जो चेयरपर्सन है या जो अदर मेंबर्स है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट। फिर देखिए अगर हम
रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 317 के तहत क्या होगा, जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है या जो अदर मेंबर्स हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। फिर देखिए बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी संदर्भ दिए जाने के बाद क्या है, राष्ट्रपति को आयोग के यानी कि जो कमीशन है, कमीशन के चेयरपर्सन या अदर्स मेंबर्स को उनके कार्यकाल से निलंबित करने का यानी कि हटाने का, रिमूव करने का अधिकार उन्हें क्या है, प्राप्त है। देखिए आर्टिकल 318 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है, भारत के जो प्रेसिडेंट है, उनको कुछ और राइट्स प्रोवाइड कराए गए, कुछ और अधिकार उन्हें दिए गए, जैसे कि कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या यानी कि मेंबर्स की जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं उनकी संख्या या जो सर्विस की जो कुछ कंडीशंस हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। ये बात किसके द्वारा की गई है, आर्टिकल 318 के द्वारा। फिर जो मेंबर्स के जो नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं उसके प्रावधान से संबंधित मैंने बता ही दिया था। तो ये कुछ पावर आपको किसके पास देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलेगा। ये सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। फिर देखिए अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका यह काम होगा कि उन राज्यों के गवर्नर के समक्ष जो एनुअल रिपोर्ट है वो पेश करे, सबमिट करे, जो कि जिन्होंने मिलकर के क्या है, आयोग का गठन किया यानी कि कमीशन का गठन किया है। हर जितने भी जो स्टेट हैं यानी कि प्रत्येक राज्य का जो गवर्नर है उन मामलों की जो एक्सप्लेनेशंस करते हुए वो क्या करेंगे, ज्ञापन यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेमोरेंडम है या जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रदान करते हुए जो भी जिम्मेदार होता है, जिनमें जो कमीशन है कमीशन की जो सलाह को स्वीकार किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसका, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने अगेन कुछ कुछ चीज़ें हमने यूपीएससी के बारे में रिवाइज किया। एक बार मैं आपको वो जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो 315 से लेकर के 323 तक बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन है। देखिए आर्टिकल अगर हम 315 की बात करते हैं तो इसमें बात रखी गई है पब्लिक सर्विस कमीशन, या चाहे आप यूपीएससी की बात कर ले या आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर ले, तो उनकी जो यानी कि यूपीएससी और पीसीएस के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 316 में क्या कहा गया है कि यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में और जो उनका टेन्योर है या टाइम पीरियड है उसके बारे में बात आर्टिकल 316 में कही गई है। में बात रखी गई है यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें बात रखी गई है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बारे में और टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड। आर्टिकल 317 की बात करते हैं तो आर्टिकल 317 में क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं उनको रिमूवल की बात की गई है। इसमें बात की गई किस बारे में, रिमूवल। आर्टिकल 318 में किस बारे में बात कहा गया है, तो आर्टिकल के अंदर में बात की गई है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या यूपीएससी है तो उनके जो सदस्य हैं, चेयरपर्सन है कमीशन के या जो अदर मेंबर्स हैं, उनकी सेवा की शर्तें हेतु क्या है, नियम बनाने की बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 320 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 321 में क्या है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके कार्यों को क्या है, विस्तार करने की शक्ति के बारे में बात की गई। यानी कि अगर हम बात करें तो किस बारे में, एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंड करने की जो पावर है उसके बारे में बात कही गई। आर्टिकल 322 में जो लोक सेवा है आयोग है यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है
उसकी जो सैलरी है अलाउंसेस की बात की गई है, और आर्टिकल 223 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स ओपन है। तो जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 45, तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब आगे के जो चैप्टर होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो किस पैटर्न में चल रही है एक बार मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखो, अगर हम बात करते हैं वीकडे में, यानी कि मंडे से सैटरडे, आपको क्या, सॉरी, मंडे से फ्राइडे, हम पहले बात करते हैं मंडे से फ्राइडे, आपको क्या है, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सैटरडे बात करें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है यूपीएससी के प्रीलिम्स का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसका डिस्कस करते हैं एज अ टेस्ट के फॉर्म में। और अगर हम संडे को बात करें तो संडे में आपको क्या देखने को मिलेगा, वीकली करंट अफेयर की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि क्या होती है, वन, जो आपका हेडलाइंस न्यूज़ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसके लिए, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पैटर्न में अभी आपको क्या है, वीडियो देखने को मिलेगा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो इसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है, तो फर्स्ट यूनिट अभी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये चारों कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी क्या हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा तब हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, या एक ही चैप्टर बच गया है उसको बीच में कभी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, 9th एंड 10th की जो इकोनॉमी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। तब उसके बाद हम 11th, सॉरी, क्लास 11th एंड 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन आपको देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।